देख रहे इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कहानी कुर्सी की इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बजट सत्र की शुरुआत के साथ साथ सरकार के इरादे स्पष्ट कर दिए। नरेंद्र मोदी पूरे एग्रेशन में नजर आए। आज से मॉनसून सेशन की शुरुआत हो रही है, बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और जिस तरीके से विपक्ष लगातार हमलावर रहा, आज नरेंद्र मोदी ने भी बता दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। जिस तरीके का नैरेटिव खड़ा किया जाएगा, काउंटर उसी वक्त होगा, कोई डिले नहीं होगा। जी हाँ, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संसद के सत्र की शुरुआत से पहले मीडिया को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने सीधा सीधा विपक्ष पर वार किया। जो उनके शब्द थे उस पर गौर करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश हित ऊपर होना चाहिए, दल हित नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान चर्चा के वक्त जिस तरीके से लगातार विपक्ष के हंगामे के बीच में अपना भाषण दिया था, उसके जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री का गला घोंटा गया, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई और लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी कोई जगह नहीं है। आपको याद होगा वो वक्त जब राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में जब अपना भाषण दे रहे थे, उस वक्त विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया जाता रहा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक टोन सेट करने की कोशिश की। उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि अगर विपक्ष नैरेटिव खड़ा करेगा तो काउंटर नैरेटिव भी आएगा। सबसे पहले आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा, फिर पेपर लीक को लेकर जो हंगामा हुआ, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और धर्मेंद्र प्रधान के काउंटर अटैक, सारी तस्वीरें, सारी चर्चाएं होंगी। लेकिन सबसे पहले आप सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सदन की शुरुआत के साथ साथ क्या कहा। संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन संसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके लिए है। हमारे साथ हमारे सभी मेहमान जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और अवधेश जी हमारे साथ यहां मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वो एग्रेशन दिखाया, एक टोन सेट करने की कोशिश की। उन्होंने ये बता दिया है कि पॉलिटिक्स करने के लिए भरपूर समय मिलेगा। जब 2029 जनवरी का महीना आएगा, 6 महीना भरपूर जमकर राजनीति कर लीजिएगा, लेकिन इस वक्त देश हित को ऊपर रख लें, दल हित को बाद में देख लें। देखिए, मुझे लगता है कि बजट सत्र है ये, वैसे तो मानसून सत्र है, लेकिन चूंकि बजट भी आएगा, फुल बजट तो इसी में पेश होगा, तो बजट सत्र है ये। और इस बजट सत्र में भारत कैसे अगले पूरे इस वर्ष तक जो बचा हुआ समय है उसमें कैसे काम करेगा, कौन सी योजनाएं होंगी, राज्यों के भी हिस्से क्या जाएगा, एक तरह से कहें कि पूरे देश की विकास की गाथा का जो सूत्र होगा वो निर्मला सीतारमण जो कल बजट पेश करेंगे उसमें होगा। अब पिछले कुछ समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक बात कहते रहे कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना। विकसित भारत हम कहते हैं तो कोई किसी पार्टी का बड़ा हो जाएगा, किसी की सरकार हो जाएगी, वो नहीं होता है। लोगों की जेब में कितने पैसे आ जाएंगे, प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी बढ़ जाएगी, देश के लोगों को जो न्यूनतम सुविधाएं मिलती हैं जो दुनिया के विकसित देशों में देखकर हम कहते हैं कि अरे हमारे यहाँ क्यों नहीं है। अब तो खैर हमारे देश के शहर, हवाई अड्डे और सड़कें, रेलवे उस तरफ जा रही, वो सब कुछ हम अचीव कर पाए। अब वो ऐसे संभव नहीं है
कि आप सदन चले और सदन में सिर्फ मारामारी हो, सिर्फ एक दूसरे से आप लड़ते रहें, चुनावी अंदाज में पूरे सत्र भर रहें, पूरे साल भर रहें, पूरे 5 साल रहें, यह संभव नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सदन के मुखिया, देश के मुखिया होने के नाते यह कहा और उन्होंने अपनी पीड़ा भी जाहिर की। वो किसी को अच्छा नहीं लगा था और मैं तो, मेरी सलाह भी है राहुल गांधी को कि आक्रामकता विपक्ष में हमेशा होनी चाहिए। एकदम सरकार पर चढ़े रहिए, उनको कोशिश कीजिए कि वो घुटनों पर आ जाएं, लेकिन एक प्रयास करना चाहिए कि कहीं आपकी आक्रामकता ऐसे अराजकता में न बदल जाए कि जो आपके साथ लोग खड़े हो गए थे, जिन्होंने 44 से 52 और 52 से 99 कर दिया था, वो फिर से घसीट के आपको नीचे ले जाए। क्योंकि जब आप आक्रामकता को अराजकता में बदलते हैं तो लोकतंत्र में अराजकता एक सीमा तक बढ़ता, थोड़ी बहुत जरूरी होती है, थोड़ी बहुत कभी कभी सरकार को ठीक करने के लिए, लोकतंत्र को टोन सेट करने के लिए, लेकिन अराजकता से ही लोकतंत्र चलेगा यह नहीं हो सकता। और कांग्रेस पार्टी उस तरफ ले जाना चाह रही। अब एक बात का जिक्र मैं जरूर करूंगा, कल संजय झा जो जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, सदन में नेता हैं, उन्होंने एक बात कही। उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट की कि जब हम लोग सर्वदलीय बैठक में बैठे थे, अब चूंकि ये परंपरा है कि भाई सेशन शुरू होगा तो सभी लोग बैठेंगे, संसदीय कार्य मंत्री बुलाते हैं, सब लोग बैठते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी बातचीत को मेरे नाम से एक्स पर कोई पोस्ट कर रहा था कांग्रेस का नेता। बाद में देखा गया तो जयराम रमेश लगातार उसको पोस्ट कर रहे थे और यह होता नहीं है। पिछली बार भी आप ध्यान दीजिए, राहुल गांधी ने कहा कि राजनाथ सिंह ने फोन किया, खरगे जी से बात हुई, फिर खरगे जी ने कहा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो डेमोक्रेसी में डायलॉग की इंपॉर्टेंस होती है, जो संवाद के जरिए किसी भी समाधान तक पहुंचना होता है, जिसके लिए सदन, संसदीय मर्यादा, संसदीय परंपराओं की बात होती है, उसको कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ध्वस्त कर रहे हैं। क्योंकि राहुल ध्वस्त कर रहे हैं तो जयराम रमेश भी करेंगे, उनकी पार्टी को सोशल मीडिया उस तरह से करेगी। और इसमें कोई छिपी हुई बात थोड़ी नहीं कि हर पार्टी इस बैठक में कहती है कि भाई हमें ज्यादा मिले। नायडू जी भी आए थे तो ज्यादा चाहिए उनको, अपने राज्य के लिए अधिक योजनाएं चाहिए, लेकिन उसको इस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश करना, स्वीकार न करना कि नतीजे आ गए हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हो गए हैं, यह बहुत अच्छी बात नहीं है। विजय जी, वो कहते हैं ना कि इधर यू लव मी और हेट मी बट यू कैन नॉट चोक मी। प्रधानमंत्री देश ने चुना है, बहुमत की सरकार है, कम से कम बात करने का मौका मिलना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि क्या नकारात्मक राजनीति, और राजनीति में एक बारीक रेखा है, कई बार उसका उल्लंघन हो जाता है। ठीक है, बारीक रेखा का उल्लंघन हो जाता है और ये बात ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो धन्यवाद प्रस्ताव था जिसमें प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे और उस समय विपक्ष का काफ़ी हंगामा हो, इसकी सब लोगों ने उस वक्त भी आलोचना की थी और इसको कभी भी कोई उस पर सहमति जाहिर नहीं करेगा। लेकिन आक्रामकता विपक्ष के लिए और हमेशा ये बात करना, और जैसे कल की संसदीय दल की बैठक की हुई तो उसका कन्वेंशन ये होता है कि वहाँ जो बात होती है वो पक्ष विपक्ष और संसद में सभी लोगों के एक संवाद के लिए होती है, उसका ओपन करना जरूरी नहीं होता। मतलब कोई ऐसा कानून नहीं बना हुआ, लेकिन ओपन नहीं करते ताकि एक संवाद बना रहे। नहीं तो फिर ये होगा कि कल सरकार आकर कहेगी कि आपने तो ये कहा था कि हम चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। वो एक संवाद के लिए होती है ताकि संसद ठीक से चले। लेकिन हमेशा विपक्ष के हंगामे को नकारात्मक राजनीति कहना ये भी ठीक नहीं है, और हमेशा ये समझना कि सिर्फ सत्ता पक्ष ही देश की चिंता करता है, ये भी ठीक नहीं है। विपक्ष जो बात कर रहा है, जैसे आज भी नीट को लेकर चर्चा हुई है, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा वो ठीक नहीं लगा मुझे कि उनका पूरा ये एग्जामिनेशन सिस्टम ही बकवास है। लेकिन एग्जामिनेशन सिस्टम पर, नीट पर चर्चा करने का मतलब ये नहीं है कि आप कहेंगे कि नहीं सरकार, विपक्ष जो है हमेशा नकारात्मक राजनीति कर रहा है। वो चर्चाएं सब होनी चाहिए और ये स्पेस विपक्ष को देने के लिए भी व्यवस्था सरकार को रखनी चाहिए, मन में रखनी चाहिए, जो पिछले दिनों नहीं दिख रहा था। पिछले दिनों मतलब पिछले जो लोकसभा थी उसमें, और अब मजबूत विपक्ष है, 230 से ऊपर उनके सांसद है, तो उनको शायद ज़्यादा स्पेस भी चाहिए, ज़्यादा उत्साह भी है। तो उन दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन बना रहे हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जो बात करें कि देश के लिए संसद है, उस पर सब लोग मिलकर काम करें। लेकिन आप ये समझते हो कि विपक्ष ऐसा करता ही नहीं है, वो भी ठीक नहीं। विपक्ष भी देश के नुमाइंदों में से है, जो भी लोग आए 230 लोग, उनको भी देश नहीं चुनकर भेजा है। बिल्कुल ठीक बात है, और सभी की सुनी जानी चाहिए। आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, आज राहुल गांधी ने जो नीट का मुद्दा उठाया, वाकई में वो देश हित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, वो छात्रों से जुड़ा हुआ है, वो युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन विजय जी, जिस तरफ आपने इशारा किया, जो उन्होंने बातें कही है, मैं एक बार उससे कोट कर देती हूँ। ये एक बड़ी गंभीर समस्या है हमारे परीक्षा सिस्टम में। ये सिर्फ नीट का प्रश्न नहीं है, ये सभी बड़ी परीक्षा की बात है। मंत्री जी ने सबको दोष दिया सिवाय खुद को। मुझे लगता है कि जो हो रहा है उसकी बुनियादी बातें भी इन्हें समझ नहीं आ रही है। वो सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री के अंदर समझ ही नहीं है, कि उन्हें समझ ही में नहीं आ रही है कोई बात। इतना बड़ा पूरा अगर नीट का स्कैम है, आगे वो बोल रहे हैं
कि उनका मानना है कि भारतीय परीक्षा प्रणाली ही एक धोखाधड़ी है। आप क्या कर रहे हैं अब आप क्या कर रहे हैं इसे ठीक करने के लिए? ये सवाल तो उचित है समीर जी, लेकिन इस सवाल के साथ साथ ये कह देना कि पूरी परीक्षा प्रणाली ही धोखाधड़ी है, पूरा एजुकेशन सिस्टम ही एक स्कैम है, इज इट अ स्कैम? देखिए, राहुल गांधी धर्मेंद्र प्रधान के बारे में जिक्र कर रहे थे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ले ली थी। पहले सत्र के समय उन्होंने कहा था कि मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेता हूं कि जो परीक्षा के जो पेपर लीक हुए, और पहले सत्र में भी हमने देखा जो 23 जून से 3 जुलाई तक चला था, जो सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ था जिसमें स्पीकर का चुनाव हुआ था, उसके अंदर भी नीट को लेकर बवाल विपक्ष ने मचाया था और सरकार ने भी इसका जवाब देने की पूरी कोशिश की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपना संबोधन दिया था राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान, उस दौरान भी उन्होंने नीट का जिक्र किया था, बताया था कि परीक्षा लीक के जो भी मास्टरमाइंड है वो बख्शे नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी प्रतिबद्धता उसके संदर्भ में बताई थी और सरकार का दोनों स्तर पर बयान आया था। संसदीय कार्य मंत्री ने भी इसका जिक्र किया, किरण रिजिजू ने किया, इसका शिक्षा मंत्री ने भी इसका जिक्र किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संबोधन में इसका जिक्र किया था। मुझे लग रहा है कि उस मामले में अगर राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में बात करनी है और विपक्ष को अपनी बात कहनी है, तो मुझे लग रहा है जब इस पर चर्चा हो तो राहुल गांधी इस पर बोल सकते हैं। और राहुल गांधी ने बोला भी था, जब राहुल गांधी को जब मौका मिला था उस पर उन्होंने कई विषयों पे बोला था, 20 से ज्यादा विषय उठे थे। ये बात अलग ही जब प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब देने उठे तो उस समय विपक्ष ने किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को बोलने से रोकने की कोशिश की थी, मुझे लगा था ये गलत परंपरा की शुरुआत के रूप में देखने को मिला था। देखिए, लोकतंत्र के अंदर तो एक सत्ता पक्ष होगा और विपक्ष होगा, दोनों हमेशा बने रहेंगे। एक की ताकत ज्यादा होगी, एक की कम होगी। अब जब विपक्ष एक मजबूत ताकत के रूप में संसद में दिख रहा है, 10 साल बाद विपक्ष को विपक्ष के नेता का पद मिला है, तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष को यह लग रहा है कि अब हम सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए, और 10 साल जिस तरीके से सरकार चली है, जिस तरीके से विपक्ष कमजोर होने के कारण हम बहुत एक बेबस थे, अब हम उस स्थिति में नहीं है। हमारे पास भी संख्या बल है और हम अब सरकार को किसी भी मुद्दा पर संसद में जोर से घेर सकते हैं। आप संसद में घेर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन संसद संवाद की जगह है, संसद बाधा करने की जगह नहीं है। मुझे लग रहा है कल बजट आने वाला है, निर्मला सीतारमण बजट पेश करेगी, उस पर चर्चा होगी, तो मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष बजट के दौरान बजट को सुनेगा और उस पर चर्चा करेगा। लगातार हंगामा करके अगर इस मानसून सत्र को, जो बजट सत्र के रूप में भी अब जाना जा रहा है, उसको अगर बाधा उत्पन्न करेगा तो विपक्ष अपनी बात कहां रखेगा? सरकार से आप प्रश्न कहां पूछोगे? एक बड़ी खबर आ गई है, कावड़ रूट पर नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक। इस वक्त की बड़ी खबर, कावड़ रूट पर नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कावड़ रूट का ये मुद्दा, कावड़ रूट पर नेम प्लेट का ये मुद्दा जो है वो संसद में भी आज लिस्ट किया गया था। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में चूंकि 3 याचिकाएं पहले से ही डाल दी गई थी। एक टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से याचिका थी, इसके अलावा एनजीओ की तरफ से भी जो याचिका डाली गई थी उसमें इसे चैलेंज किया गया था, उसे विभाजनकारी सोच बताया गया था, इससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने को लेकर भी कहा गया था। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था लगातार कि आप एक समुदाय को आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं कर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कावड़ रूट को लेकर नेम प्लेट पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। फिलहाल इस आदेश पर रोक लगा दी गई है। एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया। हालांकि इसके भी 2 पहलू हैं। लगातार जो प्रशासन की ओर से कहा जा रहा था कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कावड़ जब लेकर यहाँ से यात्री निकलते हैं तो उन्हें इसका चुनाव का अधिकार होना चाहिए कि वो किन की दुकान पर जा रहे हैं, क्या वो वहाँ से फल खरीदना चाहते हैं या नहीं, या वो वहाँ से जूस पीना चाहते हैं या नहीं। और फिर जब कंफ्यूजन होता है तो कई बार हंगामे की परिस्थिति भी आ जाती है, और इसी परिस्थिति से बचाने के लिए ये नेम प्लेट वाली बात कही गई थी। यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश जहां जहां पर यह आदेश लागू किया गया था, इसे फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी गई। अवधेश जी, अच्छा मैं आ रही हूं अवधेश जी आपके पास। मेरी सहयोगी गौनिका जुड़ गई है। गौनिका, अभिषेक मनु सिंह भी जो दलीलें दे रहे थे वो हमने सुनी। आप एक बार फिर से बताएं कि आज कोर्ट में अंतरिम रोक के वक्त सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही थी? देखिए, बिल्कुल जैसे मीनाक्षी सुनवाई शुरू हुई, सबसे पहले उस ऑर्डर का जिक्र किया गया, ये यूपी गवर्नमेंट ने निकाला। हालांकि उसको लेकर ये था कि वो क्या ऑर्डर है या प्रेस स्टेटमेंट है, जिसको लेकर क्लैरिटी की गई कि प्रेस स्टेटमेंट था। उसके बाद उज्जैन में जिस तरीके का ऑर्डर मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से निकाला गया और उसमें फाइन तक का जिक्र है, इसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि इससे जो माइनॉरिटी एम्प्लॉइज हैं, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, उनको सीधे सीधे निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि कई शॉप ओनर्स हैं जिन्होंने अपनी दुकान से बाकायदा
उन माइनॉरिटी एम्प्लॉयज को निकाल दिया है और यही वजह है कि कहा गया है कि आर्टिकल 32 का हनन है। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो भी कांवड़ की यात्रा में जो भी ढाबे पड़ते हैं वो सब लोग ये डिस्प्ले जरूर करते हैं कि शाकाहारी खाना है या फिर उसमें मांसाहारी खाना मिल रहा है। ये चीजें जब पता होती है तो उसके बावजूद ऐसा आदेश क्यों निकाला गया। साथ ही साथ ये भी कहा गया कोर्ट की तरफ से जब पूरा ऑर्डर लिखवाया गया तो उसमें अंतरिम रोक लगा दी गई है फिलहाल, तो फिर चाहे वो तीनों सरकारों के ऑर्डर हो, यूपी, एमपी और उत्तराखंड। और इसमें ये भी कहा गया है कि ये अंतरिम रोक फिलहाल फ्राइडे तक है, जब तक कि यूपी सरकार को उत्तराखंड और एमपी सरकार आकर जवाब नहीं देती है नोटिस का, क्योंकि आज तीनों गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ था और उनका पक्ष सुनने के बाद ही इस पर आगे तय किया जाएगा कि क्या इस अंतरिम रोक को आगे जारी रखना है। लेकिन कोर्ट ने ये भी आदेश दे दिया है कि जो भी तमाम शॉप ओनर्स हैं उनको ये जरूर डिस्प्ले करना है कि वो किस तरीके का खाना सर्व कर रहे हैं, शाकाहारी है, मांसाहारी है या फिर वहां उसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें शॉप ओनर्स को डिस्प्ले करनी है। इसके अलावा ये भी बात कोर्ट में कही अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि जब भी इस तरीके की यात्रा होती है और ये दशकों से चली हुई यात्रा है, ऐसे में इस बार ऐसा फरमान क्यों जारी किया गया, इससे माइनॉरिटी जो एम्प्लॉयज हैं उनको परेशान किया जा रहा है। ये बात कोर्ट में रखी गई और बाकायदा ये भी कहा गया कि इस तरीके का फरमान का जिक्र खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। उन्होंने पब्लिकली ये कहा कि इस तरीके के डायरेक्शन का पालन होना चाहिए और ये पुलिस के लोग हैं, पुलिस वाले वो लगातार इस बात को स्ट्रिक्टली फॉलो करवा रहे हैं, जबकि उस ऑर्डर में ये कहा गया है कि स्वेच्छता से, यानी कि आप अपनी मर्जी से इस आदेश का पालन कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपकी मर्जी है, लेकिन उसके बावजूद स्ट्रिक्टली इसका पालन करवाया जा रहा है। इसका जिक्र गौनिका देखिए, ये अभी जो सरकार की तरफ से चूंकि अभी पक्ष रखा नहीं गया है, सरकार की तरफ से भी पक्ष रखा जाएगा तो और बेहतर तरीके से मामला दोनों पक्षों के द्वारा समझ में आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना क्या है? ये जो फैसला लिया गया, अभिषेक मनु सिंघवी ये कह रहे हैं कि एक समुदाय के खिलाफ है, लेकिन ये फैसला तो फिर चाहे कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे जो वहां पर अपनी दुकान लगा रहा है, रेडी लगा रहा है, वो अपना नाम लिख रहा है, वो किसी भी धर्म का हो सकता है। देखिए, बिल्कुल उस बात को लेकर ये भी कहा गया कि कई बार ऐसी चेन्स हैं, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा फिर चाहे वो अलग अलग ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनकी फूड ईटरीज है, जिनकी चेन है, उनमें कई बार ऐसा होता है कि ओनर हिंदू होता है और एम्प्लॉयज मुस्लिम होते हैं, तो क्या मुस्लिम एम्प्लॉयज को वहां से निकाल दिया जाएगा, तो वहां पर जाकर क्या वो लोग नहीं खाएंगे? तो ये सारे सवाल उठाए गए। हालांकि कोर्ट ने अभी तक ये टिप्पणी नहीं की है कि क्या ये आदेश सही है या नहीं है, लेकिन फिलहाल एक अंतरिम रोक जरूर लगाई गई है और वो अंतरिम रोक शुक्रवार तक है। शुक्रवार को जब तीनों सरकारों की तरफ से जवाब दिया जाएगा तब ये क्लैरिटी मिलेगी कि आखिर इस पूरे मामले पर इन सरकारों का क्या कहना है, क्योंकि जब ऑर्डर में स्वेच्छा की बात की गई है तो फिर स्ट्रिक्टली क्यों फॉलो करवाया जा रहा है, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल उठाया। उज्जैन में 2000 से 5000 तक का फाइन क्यों लगाया जा रहा है? इसके अलावा ये भी कहा गया है कि नाम लिखने की जरूरत क्या है, इससे तो आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि वो किसकी दुकान है और फिर कोई भी कांवड़ यात्रा में शामिल होगा तो सिर्फ मुस्लिम नाम देखकर वहां पर खाने भी नहीं जाएगा। ये सारी चीजें कोर्ट में रखी गई और यही वजह है कि फिलहाल बिल्कुल देखिए गौनिका, ये अभी भी चूंकि ये अभी भी दलीलों का विषय ही है। जब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस पर अपना पक्ष रखा जाएगा तो ये और समझ में आएगा। अवधेश जी, बैकफायर तो नहीं कर गया योगी आदित्यनाथ का यह आदेश? देखिए, उच्चतम न्यायालय हमारे न्यायपालिका की शीर्ष सम्मानित और श्रद्धेय इकाई है। अगर वो कोई फैसला करती है तो सीधे हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां तक अभी तक ये अंतरिम रोक है और इसमें किसी दुकानदार को अनिवार्य नहीं है लगाना, ये अभी तक जितना मैंने समझा है उस पर रोक है कि आप चाहें तो लगाएं, ना चाहें तो न लगाएं। लेकिन हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार आज ही सुप्रीम कोर्ट जाए इस समय से रात तक इस विषय को लेकर, इसकी संभावना भी है, आगे भी आएगी। हम लोगों का मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने शायद इस रूप में विषय नहीं आया होगा कि ये जो दुकानदार हैं, दुकानदार चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अपने दुकान में जो उनके यहां काम करते हैं और जो दुकान के मालिक हैं उनका नाम लिखना है, ये पहले से देश में व्यवस्था है। इसके संदर्भ में पहले से कानून है। अब इसको या तो माइनॉरिटी के विरुद्ध पेश किया गया है। हम लोगों का, मेरा अपना मानना है कि ये किसी भी समुदाय के विरुद्ध नहीं है, किसी भी समुदाय के विरुद्ध नहीं है। हिंदू मुस्लिम ये जो अभी आपने बात कही कि ये 2006 से है, हाँ, जब यही सवाल समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि ये होगा कहीं रखा हुआ होगा, ऑर्डर किसी के घर पर होगा,
लेकिन ये पब्लिक डोमेन में नहीं था, ये अनिवार्य नहीं किया गया था। आज इसे अनिवार्य करना, अब ये राजनीति करने की कोशिश कौन कर रहा है? ये बीजेपी राजनीति करने की कोशिश कर रही है या ये काउंटर राजनीति हो रही है? मुझे लगता है कि अच्छा ही है। जैसे एक समय देश में इस पर विवाद उभरा था कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग है और इसलिए अयोध्या में मुसलमानों को हक मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बहस हुई, अंत में सुप्रीम कोर्ट को ही कहना पड़ा कि इस्लाम का अभिन्न अंग मस्जिद नहीं है। ये अच्छा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में विषय आ गया है, इस पर ठीक से बहस हो और एक नीति तय हो जाए पूरे देश के लिए, और यह भी स्पष्ट हो जाए कि किसी दुकानदार अगर कोई चीज बेच रहा है तो उसके उपभोक्ता को, उसके खरीदार के सामने उसका पहचान उजागर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। खाने वाले और खरीदने वाले को जानने का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन अगर है तो जानने का अधिकार है कि नहीं है। देखिए, हम कोई पैक्ड सामान भी खरीदते हैं तो उसके पीछे के बिल्कुल लिखा रहता है, इंग्रेडिएंट्स लिखा है। ये भी पढ़ते हैं कि कौन सी कंपनी से बनकर माल आया है। खैर, ये उपभोक्ता के अधिकार हैं। अब इस पर तो चर्चा जो होगी वो सुप्रीम कोर्ट में होगी, लेकिन शोएब रजा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल भाटिया मुजफ्फरनगर से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। शोएब, पहले तो ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या दलील दी गई, आज क्या पक्ष रखा गया? देखिए, दलीलें लगातार चूंकि हम दिखा भी रहे थे, चाहे अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखी गई हो या फिर जो अहमदी हुजैफा है, जो अपूर्वानंद के वकील है, उनकी तरफ से रखी गई हो। लगातार अभिषेक मनु सिंघवी इसको ये कहते नजर आए कि ये फोर्सफुली सरकार की तरफ से जो लोग हैं, जो ढाबे वाले हैं, उन तमाम लोगों को नाम सार्वजनिक करने की बात कही जा रही है। ये भेदभाव करने वाला है, तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई। लेकिन जो अहमदी हुजैफा है, उनका जब नंबर दलील देने का आया तो उन्होंने एक बात कही कि जो ढाबे पर काम करने वाले मुस्लिम कर्मचारी है, सरकार के या प्रशासन का जो आदेश है वहाँ पर, उसके बाद उनको निकाल दिया गया। उनकी तरफ से दलील दी गई और उसके बाद हमने देखा कि अंतरिम जो रोक है वो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। शुरुआती तौर पर हम इसको इस तरह से ज़रूर देख सकते हैं कि सरकार की तरफ से, चाहे वो देखिए कुछ वकील भी यहाँ पर है, जो लोग अंदर थे, अभी अहमदी हुजैफा शायद आएंगे तो उनसे बात भी करेंगे। लेकिन शुरुआती तौर पर शोएब, एक काम करें, आप कोशिश करें कि आप वकील से बात करें। मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। अतुल, आप तो मुजफ्फरनगर में हैं, सेंटर पॉइंट है कांवड़ यात्रा का, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा वहीं पर आप बात करें ना। लोगों की क्या राय है? अंतरिम रोक लग गई है इस आदेश पर। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए मुजफ्फरनगर में इसी हाईवे से जो कांवड़ यात्रा पूरी निकलती है, और ये आप ये रेस्टोरेंट्स और ढाबे देखेंगे, यही वो ढाबे और रेस्टोरेंट्स हैं जिनके ऊपर आप देखिए ऊपर नाम लिखा हुआ था यूपी 12 किंग कैफे, और बाकायदा यहाँ पर नाम लिखे गए थे जो यहाँ के मालिक है, मोहम्मद खालिद, मोहम्मद शादाब, मोहम्मद सलमान। आप ये पूरी लेन से जो कैफे देखेंगे, ये जो टी स्टॉल देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे मोहम्मद सलमान, बाकायदा यहाँ पर नाम लिखा गया था, इनको नाम लिखने के लिए बोला गया था। और यहाँ पर आप आगे देखेंगे तिरंगा टी स्टॉल, तो बकायदा यहाँ पर अफ़ान भाई, उनका नाम यहाँ पर लिखवाया गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि अफ़ान और आकिब, ये बकायदा फोटो तक यहाँ पर लगाए गए कि जिस तरीके से पुलिस का आदेश था और प्रशासन का आदेश था, उसके बाद ये सभी नाम लिखना इनके लिए मैंडेटरी हो गया था, क्योंकि पुलिस बार बार यहाँ पर आ रही थी। अब यहाँ पर आप देखिए कादिर रेस्टोरेंट, ये कादिर रेस्टोरेंट नाम है, बकायदा यहाँ पर संचालकों के नाम लिखे गए थे। ये आप नाम देखिए, ये कादिर रेस्टोरेंट है, संचालक है अब्दुल कादिर, कर्मचारी मिंटू कश्यप, अक्षय, मनीष, बबलू, जुबेर, जुनेद, सुएब, रियासत, बादल और यूनुस। तो इस तरीके के नाम ये कादिर रेस्टोरेंट तो लग रहा है अतुल की सामाजिक समरसता वाला रेस्टोरेंट है। नाम कादिर है, काम करने वाले हिंदू भी हैं, मुसलमान भी है। मैं इसलिए फिर वापस उसी बिंदु पर आती हूँ कि उपभोक्ता का अधिकार क्या है, क्या इसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? और जब इस मुद्दे पर चर्चा होगी, सरकारों का पक्ष रखा जाएगा, तो आज जो कांवड़ लेकर, आज सोमवार, पहला सोमवार है सावन महीने का, इस वक्त जो कांवड़ यात्री लेकर निकल रहे हैं, उनसे भी क्या किसी ने पूछा कि उनकी क्या राय है? यूपी सरकार ने ये फरमान जारी कर दिया या उत्तराखंड सरकार ने ये फरमान जारी कर दिया, वो इस बात से खुश हैं या नहीं है?